बेटा चेक करिए, आवाज आ रही है? हम्म एक बार चेक करिए बेटा, आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सबको। चेक करिए एक बार, आवाज आ रही है? जल्दी जल्दी, फास्ट। यस, एक बार चेक कर लो बेटा, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। तैयार हो नीट 2025 के लिए? जल्दी चेक करिए बेटा, आवाज आ रही है क्या? ठीक है, स्टार्ट करते हैं जर्नी को। कुछ चीजें पहले बता देता हूं आपको, 2 मिनट लूंगा बस। और बिल्कुल रेडी रहना है बेटा हमने, और किसी भी दिन को हल्का नहीं छोड़ना है ना? ड्यूरेशन अच्छा खासा है बैच में। ड्यूरेशन मतलब स्टार्टिंग में पूरा एफर्ट लगाएंगे ताकि जो आपका 1-2 महीना पीछे कुछ गड़बड़ हुआ है उसको ठीक कर सके। आप में से बहुत सारे बच्चों का हो सकता है बैकलॉग हो, 1.0 से हो आप में से। ठीक है, नो वीडियो वाले बेटा एक बार फिर से ज्वाइन करो दोबारा से। यस, एक बार फिर से ज्वाइन करो बेटा। नो, चेक करिए, डाउनलोड ऑप्शन है बेटा, प्रीवियस नोट्स चल जाएंगे। 5 मिनट में आपके कमेंट के आंसर कर दूं। वॉइस आ रही है? चेक करो। वॉइस आ रही है? चेक करिए, जल्दी जल्दी, फास्ट। पहले बताओ, मैं दिख रहा हूं आप लोगों को चैट में? यस ओके लिख दो जल्दी से बेटा। सब कुछ ठीक है? चैट में यस ओके लिख दो जल्दी से। चल सकते हैं हम लोग आगे? जल्दी बताओ बेटा। यस। अच्छा, कुछ सवाल है मेरे मन में जो आप बताना कि ठीक है कि नहीं। बेटा हम लोग सिलेबस को कब फिनिश करें, इसको लेके बहुत वो है, मतलब कि सर हमें ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। तो सिलेबस बेटा टाइमली फिनिश करेंगे, हमने बताया आपको जनवरी तो कराएंगे उसमें। मैं और एमडी सर आपका बायो का श्योरली करा देंगे। दूसरी चीज क्या है बेटा, क्या इस बैच में हम लोग बेसिक से पढ़ाने वाले हैं? हाँ, बेसिक से पढ़ाएंगे। पहला 1 महीना 1.5 महीना थोड़ा सा हमने टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया है, ताकि क्या हो, इससे फायदा आपको ये हो कि जो काम हम लास्ट में करते हैं वो थोड़ा सा अभी कर दें। क्योंकि आपने बेटा मई के कंपैरिजन में थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, मतलब 1-1.5 महीना आप लेट हो, ये हम करेंगे आपके लिए। सही है? यस, यस। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, ये आपके ऊपर है, आप मेरे साथ कितनी मेहनत करते हो। एक चीज और मैंने जो फील की है वो सुन लेंगे सारे बच्चे बेटा। हम वीक वाइज जा रहे होंगे। वीक वाइज जाने का मतलब क्या है कि इस पूरे वीक में मेरी क्लास होगी आपके साथ सिर्फ बायो में, फिर अगले वीक में एमडी सर के साथ होगी। नॉर्मली हम क्या करा करेंगे कि एक वीक में कोई चैप्टर है ना जिसमें 7 क्लास लगनी है, 8 क्लास लगनी है, उसको उसी वीक में कंप्लीट करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। इस तरीके की स्ट्रेटेजी से जाएंगे। जैसे मान लो कि आज मैंने सेल आपको पढ़ाना है, तो मैं उसको इसी वीक में कंप्लीट करूंगा ताकि आप नेक्स्ट वीक में जाओ नहीं। यस, समझ में आ रहा है? सेल साइकिल है या कोई भी ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा बड़ा है, तो उसमें भी हम उसको मैक्सिमम कोशिश करेंगे उसी वीक में कराते। उससे फायदा ये होगा कि प्रैक्टिस भी उसी वीक में करके उसको पूरा निपटा देंगे, ताकि हम फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर से जा सके। सही है बेटा? वॉइस लो नहीं है निशांत, अपने फोन की आवाज बढ़ा। संकेत, जिनको ऑडियो मिसमैच लग रही है वो एक बार सपोर्ट पे मेल करें इस बात के लिए, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं लग रही होती है। सही है? अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज इसके लिए सपोर्ट पे मेल करें एक बार। ठीक है, स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आपका बैच। मान लो मैं कहता हूं कि आप ड्रॉपर बैच में आज बैठे हो मेरे पास, आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल मतलब वीक बच्चे हो, या आपको कुछ आता भी है। हम कब सिलेबस फिनिश करेंगे उससे पहले हम कैसे पढ़ेंगे वो बता देता हूं, किस तरीके से लेके जाने वाला हूं मैं आपको वो बता देता हूं, आपने कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो बता देता हूं, आपने कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे पढ़ना है वो बता देता हूं। 5-7 मिनट लेंगे और फिर चैप्टर को स्टार्ट कर ले जाएंगे।
चलें स्टार्ट करें बेटा, यस लिख दो चैट में। प्रीवियस ईयर के नोट्स चल जाएंगे, चैट में यस लिखो, जल्दी चलेंगे बेटा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी देखिए। ये सिलेबस है बॉटनी का, सेल, सेल साइकिल, लिविंग वर्ल्ड में हम थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल पहले करेंगे, प्लांट किंगडम, लिविंग वर्ल्ड। सीक्वेंस देख लो एक बार अपना, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, यहां तक आपकी 11th कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर्स के नाम देख लो जिन्हें नहीं पता, ठीक है, क्लियर है, यस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चैप्टर हम लोग 11th में कर रहे होंगे। अब यहां से 12 स्टार्ट हो जाती है, 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल आपके पास 31 चैप्टर है सिलेबस डिलीट होने के बाद, उसमें से 17 चैप्टर मैं करा रहा हूँ। सर क्या ये नाम लिखने हैं हमें, अपनी कॉपी में नहीं लिखने? आज हम लोग बेटा सेल से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूं, आपने क्या क्या उसमें ध्यान रखना है। क्लियर है, सही है। शेरी खान बेटा वीडियो कैसे करना है आप एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, आपको दिखने लगेगा। दूसरी चीज बेटा, एक सवाल बच्चे का है, सर 11 कब तक करेंगे खत्म, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा बेटा, दूसरा आपने बैच में कैसे जाना है मैं आपको बता देता हूं। बैच में आपने किस तरीके से स्टडी करना है, पहले ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको लेक्चर देखने हैं, यस। लेक्चर देखते हुए उसके नोट्स साथ में ही बनाएं, नोट्स कोई बाद में नहीं बनाएगा, नोट्स साथ में बना लेंगे। जिनके पास ओल्ड नोट्स हैं जरूरत नहीं है, तो अगर आपके पास ओल्ड नोट्स हैं तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उन्हें खुला रखें और उसमें कोई चीज ऐड करनी हो तो पेंसिल से ऐड कर लें। तो लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपने जो क्वेश्चंस करने हैं बेटा, मैं आपको क्या दे रहा हूंगा, मैं आपको हर लेक्चर के साथ डोपा दूंगा, पर उसके साथ मैं आपको एक चैप्टर का, देखो ये तो आपका एक तरीके से डेली मिलेगा, उसके साथ आपको चैप्टर का, ध्यान से सुनेंगे बेटा, चैप्टर का एक डोपा प्राइम का असाइनमेंट मिलेगा। अब ये डोपा प्राइम क्या है बेटा, लगभग आपको इसके 200 क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे आपको, प्लस आपको एक लेवल अप मिलेगा। लेवल अप क्या है बेटा, लेवल अप डोपा आपको मिलेगा, जिसमें क्या होगा, लगभग मान लो 100 क्वेश्चन होंगे, आपने ये 3 क्वेश्चन के आसपास बनाने हैं। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, या मैं स्टार्टिंग में ही आपको दे दूंगा डोपा प्राइम। डोपा प्राइम क्या है बेटा, हमारे पास जितने भी पुराने डोपा थे, है ना, डोपा क्या होता है, डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट, प्लस मैंने जो पीवाईक्यू है उनको चेंज कर दिया है, उन्हें मैं लिख रहा हूं म्यूटेंट पीवाईक्यू। तो आपको क्या ऐसे पढ़ना है, सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है और उसके साथ नोट्स बनाने हैं। जिन बच्चों ने पुराने नोट्स बना रखे हैं वो चल जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं जो डेली मिलेगा आपको ये, तो इसके साथ आपने क्वेश्चन बनाने हैं। उसके साथ आपने क्या करना है बेटा, 200 क्वेश्चन के आसपास का, 150 से 200 क्वेश्चन का एक डोपा प्राइम का असाइनमेंट मिलेगा, वो बनाना है, जिसमें मैंने सारे पुराने डोपा उनको चेंज करके और कुछ पीवाईक्यू चेंज करके बनाया है। उसके बाद 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन के आसपास का एक लेवल अप डोपा दूंगा, जिसमें असर्शन रीजन होंगे, मैच होगा, यस, और मेरे पास स्टेटमेंट होगा, यस। इस तरह के क्वेश्चन होंगे हमारे पास। क्या यहां तक ठीक है? इसके अलावा अगर आपको बनाना है तो बेटा आप डीपीपी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, वीडीपीपी नाम से है। और उसके अलावा बेटा आपके पास तत्व की पीडीएफ होती है, वो आपके पास पीडीएफ है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये इस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं, क्लियर है? अरे क्लियर है? शाहिद खान बेटा तुझे मैं क्लास से भगा दूंगा, ध्यान रखियो, अगर दोबारा तेरा मैसेज आया तो। मैंने एक बिल्कुल नालायक बच्चा है, तो प्लीज गाइड मी फॉर द, तू लास्ट बैच से पढ़ रहा है, उसके बाद तुझे गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है। बहुत दुख की बात कह रहा हूं मैं, ये पढ़ाई पे ध्यान दे। मंथन 1.0 में मिला है बेटा, बिल्कुल मिला है आपको। मैं सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए काम करूंगा, आप अपने सिलेक्शन के लिए काम करें। आपका हमारा जो भी इंटरेस्ट है वो सिर्फ एक है, 2025 का एग्जाम। जो भी बच्चे मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उसको ये समझना है कि सर प्लीज गाइड मी फॉर द नीट 2025। बेटा जेब में से गाइडेंस निकाल के नहीं देने वाला हूं मैं, ये गाइडेंस नहीं तो क्या चल रहा है हमारे पास। तो फोकस रहिए, स्ट्रांग रहिए, मेहनत करिए, आपके साथ हम मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके के बर्ताव के साथ हैं तो बेटा बहुत मुश्किल होने वाला है, यस। क्लियर है?
बेटा मिल जाएगा 1.0 का। डोपा प्राइम आपको चैप्टर खत्म होने के बाद करना है, ठीक है। लेवल ऑफ डोपा अभी मैंने किसी बैच में नहीं दिया है, मैं स्टार्ट करूंगा उसको मंथन 1.0 से देना, और आपको भी दूंगा, ये मैंने दिया था बैच उसमें, ठीक है। इस वाले में ही मिलेगा, क्लियर है। अब आपके पास डीपीपी आपको आती है, उसके वीडियो सोल्यूशन आते हैं, तत्वों की पीडीएफ मिलती है आपको। इस तरीके से चलना। सर हमें कितना बनाना है बेयर मिनिमम? बेटा आपने बेयर मिनिमम कितना बनाना है, इतना तो आपने सॉल्व करना ही है, सही है। पुराने नोट्स चल जाएंगे, यस चल जाएंगे, पर आपको पुराने नोट्स आने चाहिए, सिर्फ कॉपी पेस्ट से नहीं होगा, वो समझ आ रहे होंगे तब चलेंगे, यस। चलें स्टार्ट करें, चलें स्टार्ट करें। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज, हम लोग इसमें मेंटरशिप कब से स्टार्ट करें? आज 15 तारीख है, 20 के आसपास से आपको डेली टारगेट्स और बाकी चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ध्यान से सुनेंगे आप। और उसके साथ साथ हम लोग टेलीग्राम में डाउट स्टार्ट करेंगे पहले। रीजन क्या हो रहा है कि क्लास के अंदर आप बहुत कुछ पूछ नहीं पा रहे हो, तो हमने क्या किया, अब इसको ट्राई किया है कि टेलीग्राम पे भी डाउट आपको दें, ताकि क्लास के बाद आप वहां पर 5-6 घंटे अपने क्वेश्चन भेजकर डाउट पूछ सके। पर मैं फिर बोल रहा हूं, बायो में आपको उतने डाउट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना मैं दे रहा हूं आपको सिर्फ उतना सॉल्व करना है, उसके अलावा आपने डीपीपी लगानी है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 300 क्वेश्चन एक चैप्टर में कर रहे हैं, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम अपनी बात पूरी तरह से कह पा रहे हैं आपको? यस, ठीक है। हाँ, टेस्ट कब से स्टार्ट है? 2 वीक के बाद से, मतलब 28 जुलाई को आपका पहला टेस्ट होगा, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। दूसरी देखो बेटा, मैं आपको क्लियर क्लियर बता देता हूं, आज आपका पहला लेक्चर है, मैं सेल चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। नॉर्मली हम 1 वीक के अंदर ही चैप्टर खत्म किया करेंगे, जिस वीक में मैं पढ़ाऊंगा अपना चैप्टर फिनिश करूंगा, और सिलेबस हम लोग टाइमली फिनिश करेंगे। रीजन क्या है, आपको रिविजन का टाइम मिले। क्या हम बेसिक से पढ़ाएंगे? बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। सबसे पहला चैप्टर कौन पढ़ा रहे हैं? सेल। फिर क्या पढ़ाएंगे? सेल साइकिल। पहले 11th पढ़ाएंगे, फिर 12th पढ़ाएंगे। आपने सबसे मन में क्या क्या सवाल आता है, सर क्या नोट्स बनाने हैं? यदि आपके पास पुराने नोट्स हैं और ठीक बने हुए हैं, उन नोट्स को खोल के बैठा करो, उसमें कुछ ऐड करना है तो ऐड कर लो, नहीं तो आपने नोट्स बनाने हैं। दूसरा पॉइंट, सर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपने डेली सिर्फ डोपा सॉल्व करना है। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, आपने पूरी रात लगे दिन लगे डोपा प्राइम का असाइनमेंट पूरा सॉल्व करना है। उसके साथ आपको लेवल अप बीच में कभी भी मिल जाएगा, उसको सॉल्व करना है। डोपा प्राइम के वीडियो सॉल्यूशन मैं रिकॉर्ड करके एक मान लो यूट्यूब पर डालूंगा, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। क्या हम चल सकते हैं अब आगे? क्या हम स्टार्ट करें? क्या हम स्टार्ट करें बेटा? हाँ बोला ना 1.0 के नोट्स चल जाएंगे। अब इससे ज्यादा क्लियरिटी क्या बताऊं बेटा? टेलीग्राम का लिंक सोमिया बेटा अभी आपको वेट करना पड़ेगा। चैप्टर का वेटेज क्या करना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वेटेज से। सर चैप्टर का वेटेज बता दो, मैं बता देता हूं। सेल वाले से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, पर क्या नीट में वेटेज फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा। किसी भी चैप्टर से कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज पूरा फोकस चैप्टर पे, कॉन्सेप्ट पे करेंगे। और क्या हम एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे? जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ ऐसा लगता होगा तो मैं बता दूंगा। क्या हम अब स्टार्ट कर सकते हैं बेटा? क्या हम बैच स्टार्ट करें आज? क्या हम बैच स्टार्ट करें? डोपा प्राइम क्या है मैं बता देता हूं। डोपा प्राइम एक पीडीएफ मिलेगी आपको आपके बैच के अंदर, लगभग 200 क्वेश्चन की। डोपा प्राइम का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको वाईटी पर भी मिल जाएगा, आपके बैच में भी मिल जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना। सही है, बिल्कुल ठीक है। लेवल ऑफ डोपा क्या है? असर्शन, रीजन है, स्टेटमेंट है, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है, आप वीडीपीपी बना लें और डोपा सॉल्व करें। क्या हम बैच को अब स्टार्ट करें? सर बेसिक से पढ़ाएंगे 100%। यस, एनवाईटीएस बेटा घर पे आएगा जिन्होंने लिया है। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर है, आप स्ट्रांग रहिए। और फिर आज अपनी कॉपी में लिखिए बेटा, इस बात को फर्स्ट टाइम लिखिए, इस चीज को लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि मुझे आप, मैं बार बार बोलता हूं इस बात को, कि अपनी कॉपी में आज पहला दिन है, इस डेट को डालिए और एक प्रण लीजिए, एक मतलब अपने आप से प्रॉमिस करिए कि 2025 में मैं सर आपको प्राउड फील कराऊंगा या कराऊंगी। बस इतनी सी बात लिखिए, मैं आपको, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा या कराऊंगी, ये बात लिखिए और हम आगे चलेंगे। पूरी जान लगा देंगे बैच में जितना हो सकता है। आपको फील होगा कि आपने XYZ कहीं से भी पढ़ा हो, आपने मान सकता हूं मेरे लेक्चर देखे होंगे, हो सकता है कहीं पर,
पर आपको फील होगा कि सर हम इस साल ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, हम भी आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इस साल हम बेटर रिजल्ट लेकर आएंगे। किसी कारण से हम रुक भी गए होंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम लेके आएंगे। यस, ठीक है। बैच का टेस्ट प्लानर मिल जाएगा। पहले आपको ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहला टेस्ट आपका 28 जुलाई को रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका बेटा चैप्टर है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाल लो, सेल यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, डन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये क्या क्या टॉपिक बता, आपको मैंने बता दिया कैसे पढ़ना, लेक्चर देखने हैं। आज हम लोग जो है बेटा ये सेल वाले चैप्टर के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले कि बेसिक इंट्रोडक्शन होता है सेल का, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद एक टॉपिक है सेल थ्योरी, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करने वाले हैं बेटा हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल। मैं रिपीट कर देता हूं, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। सेल थ्योरी जो है वो हम सबसे लास्ट में आपको बताएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक सुन लो क्या क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है, ईआर है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, राइबोसोम है। ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, किसमें, सेल के अंदर पढ़नी है। ठीक है, क्लियर है। तो हम सेल को इस चैप्टर को दो हिस्सों में लेते हैं, मतलब तीन तीन या चार हिस्सों में लेते हैं। एक बड़ा हिस्सा है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या हम स्टार्ट करें प्रोकैरियोटिक सेल से, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, नहीं बेटा किसी के मॉड्यूल काफी नहीं है, आपने किसी के मॉड्यूल की थ्योरी नहीं पढ़नी। आपने क्वेश्चंस वो बनाने हैं जो मैं आपको दूंगा डोपा प्राइम के। यदि आप वो बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके बाद आप कुछ बना लें तो अच्छा है। ठीक है, नोट करना है, बिल्कुल करना है। अगर आपके पास पुराने नोट्स नहीं है, पुराने नोट्स हैं तो नहीं करोगे चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का गोल हमारे पास है, हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल पे। किस पे बात करने वाले हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल पे बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर आपको बेटा मैं सारा बताता चल रहा हूं। मेक श्योर आप उतने क्वेश्चन जरूर बनाए जितने मैं दे रहा हूं। मेक श्योर आपका एक महीने तक कोई बैकलॉग ना हो। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि आपका आज 15 जुलाई है, यदि आपका 20 अगस्त तक कोई बैकलॉग नहीं होगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि जिस पेस पे चल रहे हैं हम लोग, उस पेस पे आपको एक महीने में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप एक महीने में एडजस्ट कर पा रहे हो तो फिर तो सिलेक्ट हो जाओगे। क्लियर है? यस। दीपक लास्ट ईयर का एनवाईटीएस है, जो भी है वो बाद में बात करेंगे अभी, है ना? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा सेल क्या होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। सेल क्या होता है, तो जब भी मैं ये सवाल पूछता हूं किसी बच्चे से, जब भी मैं एक सवाल पूछता हूं सेल क्या होता है, तो बच्चे के मन में एक ही आंसर आता है, सर सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मान लो एक बच्चे को मैंने तुम्हें क्लास में खड़ा कर दिया, पहले सुनते रहो ध्यान से, आपको समझ में आएगा। मैंने आपको कहा कि भाई खड़ा हो जा, मान लो तुम घर पे बैठो, मैंने कहा खड़ा हो जा, मैं कह रहा हूं सेल बता क्या होता है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि सर नाइन्थ क्लास में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? याद करो, ये पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो एक परिभाषा थी जो आपने छोटी क्लास में चुपचाप उठ के पढ़ ली, टीचर ने पढ़ा दी, आपने याद कर ली। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है सेल के बारे में
आवाज आ रही है बेटा? एक बार 1 सेकंड दें बस बेटा, वॉइस मिसमैच हो रही है, सुन ध्यान से बच्चे। आवाज आ रही है मेरी? एक बार बता दो फिर से। स्टार्ट कर रहे हैं, वापसी आ रहा हूं मैं। आवाज आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा, मान लो मैं ऑफलाइन में आपको पढ़ा रहा हूं और फील करना ही ऑफलाइन की तरह से ही चल रहा है। तो मैंने आपसे बोला कि बेटा खड़ा हो जा, बता सेल क्या होता है। तो आपने कहा सर सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने कहा यार परिभाषा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान ले मेरे पास ये बॉटल है, ध्यान से सुनिए, मेरे पास ये बॉटल है, मैं कह रहा हूं कि कोई ऑर्गेनिज्म है मान ले, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें सेल है, हाँ कह रहे हैं कि यार इसमें छोटे छोटे सेल है, तो ये पूरी की पूरी बॉटल मान लो सेल से बनी होती। तो सेल इसके अंदर क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है कि इस पूरी बॉटल में कोई एक ऐसी यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो? मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म होता, ये ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता, तो इस पूरी बॉटल में कौन सी ऐसी यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है? सर सेल। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। दूसरा क्या होता है बेटा, जो सेल होता है ना वो अकेले काम कर सकता है। मतलब क्या हुआ, वो इंडिविजुअल कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, उसे हम नाम देते हैं फंक्शनल यूनिट। मेरी बात समझ पा रहे हो? उसे हम क्या नाम देते हैं? फंक्शनल यूनिट का नाम देते हैं। अब मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूं बेटा, जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है, कि यार सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो डेफिनेशन हो गई, पर सेल एग्जैक्टली होता क्या है? मैं आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप क्या फील करते हो, अपने दिमाग में क्या एक डायग्राम बनाते हो, एक पिक्चर बनाते हो सेल और कोशिका को लेकर। तो सेल हम क्या मानते हैं बेटा? हम ये मानते हैं कि सेल जो होता है वो एक तरह का कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट का क्या मतलब है? चैम्बर होता है। तो एक तरह का चैम्बर, चैम्बर का मतलब होता है कंपार्टमेंट, कोई ऐसी जगह जो बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से अलग कर दे। मतलब क्या हुआ, एक ऐसी जगह जो आउटर एनवायरनमेंट को किससे अलग कर दे बेटा? आउटर एनवायरनमेंट को सेपरेट कर दे अंदर के एनवायरनमेंट से। मेरी बात समझ में आ रही है? सेपरेट इनर एनवायरनमेंट। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोचो जरा ध्यान से भाई, आपके मन में सवाल आएगा ना कि सर ऐसा कर क्यों रहे हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप अपना रूम क्लोज कर देते हो, जो गेट है वो बाहर के एनवायरनमेंट को आपके रूम के एनवायरनमेंट से अलग कर रहा है। क्योंकि रूम में आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टडीज कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए बेटा? आपको चाहिए एकदम कंसंट्रेशन। तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आना चाहिए कि सेल क्या होता है। सेल एक ऐसी चैम्बर है, एक ऐसी जगह है जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। अब मेरे मन में सबसे पहला सवाल आएगा कि इनर एनवायरनमेंट में क्या चल रहा होता, क्या है क्या इनर एनवायरनमेंट में? तो जो इनर एनवायरनमेंट है, जो अंदर का एनवायरनमेंट है, उसमें मेरे पास बेसिकली कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। बेसिकली क्या चल रहे होते हैं? कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है बेटा? ये मेरे पास अंदर का एनवायरनमेंट है। ये मेरे पास क्या है? ध्यान से सुनो, ये मेरे पास क्या है? एक तरीके का अंदर का एनवायरनमेंट है। ये मेरे पास अंदर का एनवायरनमेंट है, और मेरे पास बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के एनवायरनमेंट से इसको कोई है जो सेपरेट कर रहा है, इसको कोई है जो बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है। ये लेयर जो मैंने बना दी, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं व्हाट इज सेल। तो सेल एक प्रकार का चैम्बर होता है जो बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से अलग करता है। अंदर क्या हो रहा है बेटा? कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शंस का नाम हम रखते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेरी बात सुनो ध्यान से, इनका नाम हम रखते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि वो किसकी मदद से होते हैं? अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अकर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। वो हमारे पास किसकी मदद से होते हैं? एंजाइम की मदद से। सब ध्यान से सुनो जो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि सेल इज नथिंग बट अ कंपार्टमेंट, एक ऐसा चैम्बर जहां अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। अंदर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। अब ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो किसकी मदद से हो? एंजाइम की मदद से हो, उसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो इनर एनवायरनमेंट में मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं। अब बाहर क्या चल रहा है? कुछ और चल रहा है। तो हमारे पास क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नाम की एक चीज है जो लिपिड की बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है, जो सेपरेट करती है अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट को। सेपरेट इनर
एंड आउटर एनवायरमेंट। सर हमें लिपिड नहीं पता, वो आपको आगे पता चलेगा। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से। हम आपको ये कह रहे हैं कि ये मेरे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये एक ऐसी परत है जो बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को अलग करे। तो सबसे पहले मैंने ये सीखा कि व्हाट इज सेल। तो सेल एक प्रकार का चैम्बर है। चैम्बर है, उसके अंदर क्या चल रहा है? सर उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। वो केमिकल रिएक्शन कौन करा रहा है? एंजाइम करा रहा है। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमने बोला कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है इनको एंजाइम करा रहा है, ठीक है कि नहीं? और मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है जो बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को अलग कर रही है। आपको अपने दिमाग में ये बिठाना है बेटा, बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। अंदर के पानी को हमने एक नाम दे दिया, एक मीडियम दे दिया, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक तरह का लिक्विड होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? बताइए, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? डॉक्टर साबिया, पहली बात तो अपने नाम के आगे से डॉक्टर हटा। यू आर नॉट डॉक्टर, यू आर जस्ट एस्पिरेंट्स। मुझे उन बच्चों से बिल्कुल वो खराब लगता है जो है नहीं वो लगा लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, आपको डाउट आ रहा है, आप पहले चैट में लिखो। क्लियर है? हाँ, चैट में पूछो बेटा। खुशबू गुप्ता, वॉइस मिसमैच है, एक बार बेटा फटाफट से ध्यान सुनेंगे। डाउट क्या आ रहा है? डाउट सर, डाउट पूछो पहले। आउटर में मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, हो सकते हैं, पर बाहर एंजाइम नहीं होते। सुहाना बेटा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, दोबारा ज्वाइन करो। तुषार बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं एक बार रिपीट करूंगा। सर ने कहा था 9:30 बजे क्लास है, 9 बजे क्लास बोला था मैंने। अच्छा, आपने सुना नहीं होगा ध्यान से, चलो कोई नहीं। तो मैंने अभी जस्ट कुछ पढ़ाया भी नहीं है, आप आ गए हो लेट, कोई दिक्कत नहीं। पहले सुन लो ध्यान से मैंने क्या बताया। मैंने सिर्फ आपको ये बताया, आज हम सेल पढ़ रहे हैं। मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा हूँ बच्चे। मेरे को इन बात से बहुत खराब लगता है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे झूठ में मोटिवेट करने के लिए, यू शुड कॉल योरसेल्फ डॉक्टर। भाई, यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आर ओनली एस्पिरेंट्स जो उस चीज को अचीव करने जा रहे हैं। जिस चीज को अचीव नहीं किया उसको मत लगाओ, नहीं तो उस अचीवमेंट की वैल्यू जीरो है। लोग कहते हैं कि फील करो, कि तुम नहीं, फील करने से नहीं होगा, हम एफर्ट करेंगे उसके लिए। फील क्यों करना है? या तो एक काम करो, तुम साइंटिस्ट बनना चाहते हो, अभी से लगा लो साइंटिस्ट, अभी से लगा लो फाइटर पायलट, दिस एंड दिस, कोई फायदा नहीं उसका। अचीव करो, जिस चीज को अचीव नहीं किया मत करो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपके क्या मार्क्स आए मुझे फर्क नहीं है। मैं जो भी बच्चे बैच में जुड़ चुके हैं, ईमानदारी से पढ़ो। हम सिलेबस टाइम से फिनिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा के, बेसिक ही पढ़ा रहा हूं, 9th क्लास की चीज है। दूसरी चीज क्या है, जो मैं बोलूं उसे करना है बैच में। आपको वो असाइनमेंट बनानी है जो डोपा प्राइम के दूं, सोल्यूशन मैं दे रहा हूं उसका। आपको मुश्किल लगेगा पर मैं करूंगा उसको। तीसरी चीज क्या है बेटा, आपको लेवल अप के क्वेश्चन भी मैं दूंगा, आपको वही बनाने हैं, उसके साथ वीडीपीपी बनाना है। अगर आपको वॉइस लैग लग रही है, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, पहले चैट में यहां लिखो। क्लियर है कि नहीं? पहले चैट में यहां लिखो, फिर जाकर जो इसमें क्लास में क्लास डाउट एक टीचर होंगे उनसे आप पूछ सकते हो। पर वहां पर बच्चा क्या पूछ रहा है बताता हूं, ऐप कैसे चलेगा, ये वो सब मत पूछो। जिसको वॉइस लैग हो रहा है वो दोबारा ज्वाइन करो, जिसको मिसमैच हो रहा है दोबारा ज्वाइन करो। अगर फिर भी दिक्कत है तो अपना नंबर लिख के प्रॉपर मेल करो सपोर्ट में, ताकि वो उस चीज को चेंज कर सके। आपको समझना पड़ेगा आपको हमारे साथ कहां हेल्प करनी है, बस आप अपनी प्रॉब्लम मेल करना सीखो, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, बैच में क्या क्या चीजें हैं। पहला, बैच का टेस्ट 28 जुलाई को टेस्ट है, प्लानर मिल जाएगा। दूसरा, बैच में मेंटरशिप कब से करेंगे, 20 के आसपास से स्टार्ट करेंगे। तीसरा, बैच में जो डाउट है ना, पहले हम डाउट हमने क्लास के बाद नहीं रखे हुए थे, हम क्लास में बता रहे थे, अब हम उसको टेलीग्राम पर बताने स्टार्ट करेंगे, वहां एक टीम लगाएंगे ताकि आपके कुछ डाउट हो जाए। कोशिश ये करो कि डाउट आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के हों। बायो के डाउट आप क्लास में ही पूछ लो। बायो में दो तरह के डाउट आएंगे, या तो टॉपिक समझ नहीं आएगा या क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपके। क्वेश्चंस ना बने उसके लिए हम सॉल्यूशन मैं खुद दे रहा हूं, और आराम आराम से रिकॉर्ड करके, जल्दी वाला नहीं। दूसरा क्या है, क्लास के डाउट आप चैट में लिखो।
मैं उस चीज को रिपीट कर दूंगा। जो मुझे नहीं आता वो दूसरा कैसे बताएगा? समझ क्यों नहीं रहा? तो बात समझ इस बात को। मान ले जो मैं डाउट नहीं बता पा रहा हूं तो किसी और से कैसे पूछेगा? सर वहां हमें अच्छा लगता है पूछना, क्योंकि वो एक सुविधा मिली हुई है। बेटा सुविधा मिलने से ये नहीं है ना कि उसको यूज ही करना है। यूज वो कर उस चीज के लेकर जो तेरे काम की है। यस, सही है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फोकस मेरी तरफ। सबसे पहले सेल क्या होता है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं। सेल क्या होता है? क्लास 11th में पहला टॉपिक मैं यही पढ़ाता हूं, सेल क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं सेल क्या होता है, तो आप एक छोटे बच्चे की तरह आंसर देंगे। सेल एक ऐसा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, जिससे सब कोई बना है। मान लो आप भी सेल से बने हो, मैं भी सेल से बना हूं, बैक्टीरिया भी सेल से बना है। तो सेल एक सबसे छोटी यूनिट है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म बना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही होगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार जो सेल होता है ना, उसको अगर मैं देखना चाहूं, मान लो मैंने कहा यार सेल क्या है, एक यूनिट है, पर सेल एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि जो लाइफ थी, जीवन था, वो पानी में आया था। सबसे पहले जब लाइफ आई तो सब तरफ पानी था, पानी में लाइफ आई। पानी में कुछ केमिकल रिएक्शन चलते थे। पानी में क्या चलते थे? केमिकल रिएक्शन चलते थे। तो हुआ क्या, उस पानी में कुछ चैम्बर बन गए। चैम्बर क्या होते हैं बेटा? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, जिसने क्या किया, उस पानी को अंदर के एनवायरमेंट से अलग कर दिया। मतलब बाहर के पानी जो है ना, बाहर बाहर के पानी को अंदर के एनवायरमेंट से अलग कर दिया। उस लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि लिपिड क्या होता है। ऑयल जैसी चीज होती है, तेल जैसी चीज होती है लिपिड, जो पानी को रिपेल करती है। रिपेल मतलब पानी को अपने से दूर करती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी है, तो वो पानी को अपने से दूर करती है। तो इसीलिए वो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो बाहर और अंदर के एनवायरमेंट को अलग रख सकती है। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि सेल बना कैसे था। सेल एक प्रकार की कोशिक, एक प्रकार का चैम्बर बना था। चैम्बर क्या था बेटा? जहां बाहर और अंदर के एनवायरमेंट में अंतर था। अंतर क्या था? अंदर कुछ अलग केमिकल रिएक्शन हो रहे थे। फर्क क्या था? सर क्या बाहर नहीं हो रहे थे? हो रहे थे, पर बाहर बहुत ज्यादा स्लो हो रहे थे। अंदर हमने क्या किया, एक ऐसा चीज इवॉल्व करी जिसे एंजाइम कहते हैं। उत्प्रेरक टाइप से, कैटलिस्ट टाइप की चीज इवॉल्व करी। एंजाइम क्या करता है बेटा? एंजाइम रिएक्शन की रेट बढ़ा देता है। सुन ले ध्यान से, रिएक्शन की रेट बढ़ा देता है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहे थे, साइटोप्लाज्म में हो रहे थे, और जो एंजाइम की मदद से हो रहे थे, उन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। इससे मुझे यह समझ में आया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन है जो एंजाइम से होते हैं। क्या सारे, ध्यान से सुन बेटा, क्या सारे रिएक्शन, ध्यान से सुन, क्या सारे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। सिर्फ वही केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम की मदद से होते हैं उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चैम्बर बना, उसमें मेरे पास केमिकल रिएक्शन इवॉल्व हो गए, जिसको मैंने मेटाबॉलिक रिएक्शन कह दिया। अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, सुने ध्यान से। मैं लिख रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन है ये, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। जो क्या है, किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है, ठीक है, जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कर रही है। अब मैं यहां पर ये समझता हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैं आपसे ये समझता हूं कि आपको ये समझ में आता है कि ये बुक्स क्यों लिखी गई हैं, ये किताबें क्यों लिखी गई हैं? सर पढ़ने के लिए। क्या पढ़ते हो? जो चीजें हजारों सालों में, मतलब या मैं बोल सकता हूं 200 साल में डिस्कवर हुई, वो सारी चीजें किताबों में लिख दी गई, ताकि आप उसे कम समय में सीख सको। मेरी बात समझ में आ रहा है? ताकि आप उसे कम समय में, कम टाइम देकर उसे सीख सको। ऐसे ही क्या हुआ कि जो चीजें इस सेल ने, कोशिका ने, इस चैम्बर ने लाखों साल में इवॉल्व करी, उस इंफॉर्मेशन को हमने एक स्ट्रक्चर में रख दिया, डीएनए में। जो काम लाखों साल में हुआ, वो इंफॉर्मेशन हमने डीएनए में रख दी। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि कोई नया सेल जब बने उसके लिए लाखों साल ना लगे। मेरी बात समझ में आ रही है? एक किताब में जो इंफॉर्मेशन है, उसको उसको बनाने में बेटा, वो इंफॉर्मेशन होने में, करने में, डिस्कवर करने में 200 साल लग गए। पर क्या हर बार कोई बच्चा 200 साल लगाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो वो 2 घंटे में उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है किताब से। ऐसे ही क्या है कि एक नई कोशिका अगर बनानी है, तो हर बार ये वाला मेथड ठीक नहीं है कि खुद से बने। बेटर क्या है कि हमारे पास उस सेल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, जिसको हम डीएनए कहते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनसाइड सेल, इनसाइड सेल हमारे पास क्या आ गया?
जेनेटिक मटेरियल आ गया। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जिसमें क्या होती है? मेरे पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? तो किसी भी सेल में सबसे जरूरी क्या होती है बेटा? सेल मेम्ब्रेन होती है, जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कर सके। दूसरी आवश्यकता क्या होती है? सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, जिन्हें एंजाइम करा रहा होता है। तीसरी जरूरत क्या होती है किसी भी कोशिका के होने के लिए? कि उसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल हो, जो क्या स्टोर करे? इंफॉर्मेशन, जो लाखों सालों में आई है। नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल जो सेल का होता है, या वो क्या होता है? डीएनए। नॉर्मली डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। मेरी बात समझो ध्यान से। नॉर्मली इज जेनेटिक मटेरियल डीएनए। मतलब क्या हुआ? मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली पानी स्टोर करने के लिए बॉटल चाहिए। नॉर्मली वो प्लास्टिक की बनी होती, किसी और चीज की बन सकती है, आरएनए का डी बन सकता है जेनेटिक मटेरियल। लेकिन वो नॉर्मली किसकी बनी होती है? डीएनए की। तो हमने ये देखा कि एक मेरे पास कोशिका है, सेल है। सेल क्या होता है? एक प्रकार का चैम्बर, जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आए, जिन्हें हमने नाम दिया मेटाबॉलिक रिएक्शन। हाँ सर, समझ आ रहा है। उसके बाद हमने कहा कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल आया। जेनेटिक मटेरियल की क्यों नीड है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन एक कोशिका ने एक सेल में लाखों साल में इवॉल्व करी है, उस इंफॉर्मेशन को आप किस में रख लो बेटा? सेल में जेनेटिक मटेरियल की तरह रख लो। दूसरा क्या है बेटा? मुझे कुछ ऑर्गेनल्स भी चाहिए। मुझे किसकी आवश्यकता है? सम ऑर्गेनल्स। अब ये ऑर्गेनल्स क्या होती हैं, मैं आपको समझाता हूं। मेरी बात समझना ध्यान से। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मेरे पास कोई घर होता है, कोई बड़ा घर है, उसमें अलग अलग मेरे पास जगह होती है काम करने के लिए। या जैसे पढ़ाई के लिए अलग रूम है, खाना खाने के लिए अलग रूम है, इस तरीके से काफी सारे काम चल रहे होते हैं। सेल के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस और बहुत सारे काम चल रहे हैं। उन रिएक्शंस को कराने की जगह, एक पर्टिकुलर जगह को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो कुछ ऑर्गेनल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है बेटा? इन्वॉल्व होता है प्रोटीन बनाने में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सोचो, राइबोसोम इन्वॉल्व है प्रोटीन बनाने में। तो हम यहां पर आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं, जब भी एक कोशिका या सेल बनती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन। वो बनी है लिपिड की। लिपिड पानी को रिपेल करता है। बाहर और अंदर दोनों तरफ पानी है। अंदर के पानी को हमने नाम दे दिया साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसमें कुछ सॉल्यूट होगा। उसके साथ उसमें क्या होंगे? केमिकल रिएक्शंस होंगे। केमिकल रिएक्शन एंजाइम कराएगा, तो उसे हमने बोला मेटाबॉलिक रिएक्शन। दूसरा मेरे पास जेनेटिक मटेरियल होगा, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो नॉर्मली मेरे पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनल प्रेजेंट होगी, किसमें? साइटोप्लाज्म में। जैसे कि राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाने में इंवॉल्व होगी। इन सब को लेकर मेरे पास सेल बन गया। सबसे पहले सेल इस तरीके से बन गया। अब क्या हुआ बेटा? अब इसमें चेंज होके फिर यूकैरियोटिक सेल कुछ बना होगा। तो आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। पर आपके दिमाग में आना चाहिए, कोई भी कोशिका विदाउट मेम्ब्रेन के नहीं होगी अगर वो जिंदा है। उसमें साइटोप्लाज्म होना चाहिए, उसमें जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, उसमें केमिकल रिएक्शंस चलने चाहिए, और उसमें कोई ना कोई ऑर्गेनल होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होनी चाहिए। ये एक सेल के बेसिक फीचर है। अगर ये है तो सेल है। सर, तो परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि ये मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ये बना सेल का है। तो ये क्या चीज रिपीट करके बना है? सेल रिपीट करके बना है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यस। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? इसकी बॉडी में जो भी काम कर रहे हैं वो सेल मिल के काम कर रहे हैं। दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? खुशबू बेटा, मैं इसके लिए बात करता हूं, आज आज का टाइम दो। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यस। तो हमने सेल के बारे में आपको बेसिक बता दिया। ठीक है, अब मैं ये पॉइंट्स लिख रहा हूं, बताना मुझे क्या क्या सेल होना चाहिए। मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और वो किसकी होनी चाहिए? लिपिड की, जो किसको सेपरेट करे? सेपरेट आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट। फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल पे चलेंगे। इनर एनवायरनमेंट को सेपरेट करें। और लिपिड की ही क्यों चाहिए? क्योंकि लिपिड पानी को रिपेल करता है।
भाई वाई लिपिड, किसी और चीज की क्यों नहीं? लिपिड की क्यों? क्योंकि लिपिड क्या करता है? रिपेल करता है पानी को, वही सेपरेट कर सकता है। यस, साइटोप्लाज्म होगा किसके अंदर? इनसाइड सेल, इनसाइड सेल। और वो एक तरीके का मीडियम है। क्या है बेटा? मीडियम फॉर वेरियस रिएक्शन। अगर मीडियम है तो ये मेनली क्या होगा? मेनली वाटर होगा। इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा? पानी प्रेजेंट होगा, मेनली वाटर। सर पिछली वाली स्लाइड दिखाओगे लिखने के लिए? बिल्कुल दिखाऊंगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शंस हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कहां हो रहे हैं? अकर इनसाइड सेल, अकर इनसाइड सेल। और उसके लिए किसकी आवश्यकता है? सर एंजाइम की आवश्यकता है। क्या चाहिए? एंजाइम हमारे पास रिक्वायर है। यस और नो? यस। जेनेटिक मटेरियल किसका बना हुआ है बेटा? मेड अप ऑफ डीएनए। जेनेटिक मटेरियल हमारे पास किसका बना हुआ है? डीएनए का बना हुआ है। यस। हमारे पास ऑर्गेनल प्रेजेंट है बेटा। हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ऑर्गेनल प्रेजेंट है। ध्यान से सुनेंगे। ऑर्गेनल प्रेजेंट है विच इज साइट फॉर, विच इज साइट जगह है फॉर सम स्पेशल प्रोसेस, कुछ अलग प्रोसेस कराने के लिए मेरे पास ये जगह है जिसे हम ये कहते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? यस। तो ये बेसिक है सेल का। कोई भी सेल बिना मेम्ब्रेन के नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसको अंदर और बाहर के एनवायरमेंट को रखती है अलग। ठीक है, एक बार दोनों स्लाइड लिख लो जिसको लिखना है, फिर हम आगे चलेंगे। मैं दोनों स्लाइड लिख लो बेटा। हाँ, ऑर्गेनल्स में एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या ऑर्गेनल में रिएक्शन होंगे? मैं तेरे को क्या समझा रहा हूं, सेल के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं। कई बार हमने फील किया कि क्यों ना इन रिएक्शंस को कुछ अलग जगह कराए। जैसे मान लो मैं कहता हूं ना डिब्बे के अंदर डिब्बा, ऐसा कुछ चाह रहा हूं कि सेल के अंदर भी चाह रहा हूं कि कहीं अलग जगह कराएं, तो वो ऑर्गेनल है। ठीक है, वो जगह ऑर्गेनल है। यस। फीचर का मतलब होता है बेटा, फीचर इन सिंपल वर्ड, फीचर मतलब किसी के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हो। तो मैंने ये क्या किए हैं, सेल के बारे में सारे पॉइंट्स बता दिए, इसे ही फीचर कहते हैं। सही है, फीचर का मतलब होता है मैं क्या बताने जा रहा हूं। चलिए आगे चलिए। एएस चौहान बेटा वॉइस एक बार फिर से ज्वाइन कर। माइटोकॉन्ड्रिया भी ऑर्गेनल है। हाँ, तुझे सबके बारे में बताऊंगा, अभी तू भूल जा, तुझे कुछ आता भी है, तू सिर्फ मेरे साथ पढ़, बेसिक से पढ़ेंगे। हो गया? जल्दी बताओ। हो गया? सेकेंड स्लाइड प्लीज। अच्छा, डोपा कहां मिलता है मैं बता देता हूं। व्हाट इज डोपा? डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस असाइनमेंट। ये जो इसकी पीडीएफ है ना, ये आपको ऐप पे मिल जाएगी। जहां पर आपका लेक्चर है ना, वहीं पर बगल में डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लास्ट में डोपा के क्वेश्चन होंगे। लिख लो बेटा एक बार जल्दी से। बेटा रितु वो आपसे ले लेंगे अपने आप, एड्रेस के लिए परेशान मत हो, वो आपको लेके भेजेंगे, ऐसा नहीं है। जल्दी करो बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। टेस्ट प्लानर भी मिल जाएगा बच्चे आपको ऐप में ही, लेकिन अभी क्या है, आपको पहला टेस्ट 28 जुलाई को है, ध्यान रखना आप। पहला टेस्ट जो एक संडे आपका अभी गया ना, फिर एक मतलब एक आज मंडे है, तो एक संडे आएगा, उसके अगले संडे होगा टेस्ट पहला। ठीक है? यस। हाँ, चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा। आप चाहो तो पहले ले लो असाइनमेंट, 200 क्वेश्चन वाला पहले भी दे सकता हूं आपको मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया सबने? चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ बेटा, इस वाली स्लाइड पे आ जाओ अगर आपने लिख लिया। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो क्लास में नोट करे प्लीज जल्दी लिखा करो, बहुत समय नहीं दूंगा मैं। ठीक है?
मंथन 1.0 के नोट्स चल जाएंगे, क्यों नहीं चलेंगे बेटा? आ जाओ आ जाओ। अब देखो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जब सेल बना ना तो हमारे पास दो तरह के सेल बने। पहले तो सबसे पहले बना प्रोकैरियोटिक सेल, और फिर हमारे पास क्या बना, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं मेम्ब्रेन है इसमें? हां सर होगी, यस। इसमें मेम्ब्रेन है? क्या इसमें भी मेम्ब्रेन है? हाँ, बिना मेम्ब्रेन के सेल ही नहीं बनेगा। मेम्ब्रेन के बाद क्या इसमें साइटोप्लाज्म है प्रोकैरियोटिक सेल में? हां सर है। देखो आपको समझना पड़ेगा बेटा, प्रो का मतलब होता है पुराना, पहला। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, क्लियर है। यू मतलब बाद में जो है, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्या इसमें मेम्ब्रेन है? यस। क्या इसमें साइटोप्लाज्म है? यस। इसमें साइटोप्लाज्म है, यस। इसका साइज कैसा है? ये छोटे साइज के सेल होते हैं। ये कैसे होते हैं? छोटे साइज के। इनका साइज क्या है सर? इनका साइज लार्ज होता है थोड़ा सा, यूकैरियोटिक सेल का। दूसरी चीज क्या है बेटा, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल होता है? हां सर होता है। होता है, यस सर। क्या इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है? हां सर जेनेटिक मटेरियल है। हाँ है। और वो किसका है? डीएनए का। इसमें भी क्या है सर? डीएनए है। कैसा है? डीएनए है, ठीक है सर। प्रॉब्लम क्या है कि ये डीएनए इसका साइटोप्लाज्म है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, यहां से डिफरेंस सुनेंगे, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहां रखा हुआ है? वो साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है। ध्यान से सुन, वो साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनसाइड न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस क्या है बेटा, सोचो ध्यान से। तो जैसे ये सेल है ना, कोशिका है, इसके अंदर एक और ऐसे चैम्बर बन गए। चैम्बर समझ में आता है? अलग कंपार्टमेंट बन गए। ऐसे एक कंपार्टमेंट का नाम क्या है? न्यूक्लियस है, जिसके अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है। तो पहला डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुने बच्चे, मैं अगर आपसे पूछूं कि केमिकल रिएक्शन ए टू बी यहां साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और पी से क्यू जो है वो डीएनए से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन है, वो कहां होगा? वो भी साइटोप्लाज्म में होगा। मैं रिपीट करना चाह रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल एक बेटर इवॉल्व सेल थे, जिनके अंदर एक अलग चैम्बर बना, एक अलग जगह बनी, जहां पर हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। मतलब इस चैम्बर के अंदर एक अलग चैम्बर है, एक अलग जगह है। न्यूक्लियस कुछ नहीं है, एक ऐसी जगह है जहां डीएनए रख दिया गया और उससे रिलेटेड सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में वो रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही हो रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, डीएनए डबल करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा, आपको पता ही नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर प्रोकैरियोट में डीएनए साइटोप्लाज्म में है तो डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होगा। यूकैरियोट में वो कहां प्रेजेंट है? एक चैम्बर में, तो इसलिए वहां न्यूक्लियस में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? टेक्स्ट का साइज ठीक है मेरे को जहां तक पता है, मैं इससे छोटा नहीं लिखूंगा ना बड़ा लिखूंगा, सही है। मेम्ब्रेन ठीक है, साइटोप्लाज्म ठीक है, साइज ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसमें देखो बच्चे, इस जगह को मैंने ऑर्गेनल कह दिया है। ऑर्गेनल क्या है? ऑर्गेनल भी एक तरह का चैम्बर है जिसके अंदर अपने पास कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो ऐसी ऑर्गेनल, ध्यान से सुने बेटा, ऐसी ऑर्गेनल जिसके बाहर मेम्ब्रेन हो। किसकी मेम्ब्रेन हो? देख, ये मेरी बात सुन, ये मेम्ब्रेन किसकी है सर? लिपिड की। ये वाली मेम्ब्रेन भी लिपिड की है। ये वाली मेम्ब्रेन क्या कर रही है? बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से अलग कर रही है। ये वाली मेम्ब्रेन क्या कर रही है? ये इसको इधर से अलग कर रही है। तो आपको समझना पड़ेगा, यहां पर ऑर्गेनल है। प्रोकैरियोट में ऑर्गेनल है, यस होती है। बट क्या ऐसी ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन है? मेम्ब्रेन की बनी हुई बाउंड का मतलब होता है चारों तरफ से। क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है? नहीं है। आपको समझना पड़ेगा। मान लो मैं आपसे पूछूं कोई ऑर्गेनल होती है? हाँ, ये होती है राइबोसोम टाइप से, ये प्रेजेंट होती है। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। यहां भी राइबोसोम होते हैं? हाँ होते हैं। तो राइबोसोम एक तरह की ऑर्गेनल है, हो गई। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन के बना हुआ चैम्बर है, ऐसी ऑर्गेनल होती है? नहीं होती। तो इनमें होती है बेटा। इनमें ऑर्गेनल है? हाँ सर है। ऑर्गेनल में क्या है? यस है।
पर क्या मेम्ब्रेन से बनी हुई ऑर्गेनल है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है? बताओ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है इसमें? सोचो सर, इनमें नहीं, मतलब इनमें है और इनमें नहीं है। तो ये एक आपको समझना पड़ेगा कि जो सबसे पहले कोशिका आई उसका नाम प्रोकैरियोटिक था। उसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन थी जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करती थी। उसमें जेनेटिक मटेरियल था। उसमें हमारे पास क्या था बेटा? साइटोप्लाज्म था। क्या था हमारे पास? साइटोप्लाज्म था। मेरी बात समझ में आ रही है? साइटोप्लाज्म था। उसके अलावा उसमें कोई भी कोई ऑर्गेनल थी? हाँ थी। कैसी ऑर्गेनल थी? राइबोसोम टाइप की। पर क्या कोई ऐसी ऑर्गेनल थी जिसके बाहर मेम्ब्रेन थी? मतलब इस कोशिका के अंदर दोबारा से कोई मेम्ब्रेन थी? नहीं थी। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। इसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चे? आप सुने ध्यान से, आज एक वीडियो आपको उसमें मिल जाएगी शॉर्ट्स में, जहां पर सारी चीजें कहां मिलेंगी वो बता दिया जाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह आपको मैसेज में आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? आरएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, यस, पर आरएनए सेल नहीं है। आरएनए सेल नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है सर यूकैरियोट में राइबोसोम के बाहर मेम्ब्रेन होती है? नहीं बेटा, राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। आपको समझना पड़ेगा, ऑर्गेनल दोनों में होती है, पर ऐसी ऑर्गेनल जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन हो वो यूकैरियोट में नहीं होती, ठीक है? वायरस सेल नहीं है, यस। शकील नोट्स चल जाएंगे पर ऐड करना पड़ेगा। देखो बच्चे, एक बच्ची पूछ रही है कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चे मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तुझे अगर समझ नहीं आ रहा तो तुझे किसी बैच में नहीं आएगा, और तू ये फिर झूठ लिखते हो तुम लोग सर इस टीचर का समझ में आता है। मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, सुन ले ध्यान से, रिपीट कर देता हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुझे? मैं तुझे आज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में हम क्या पढ़ते हैं? सेल के बारे में पढ़ते हैं, ये बात में तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अब मैं ये बोल रहा हूँ बच्चे, तेरे को ध्यान से सुनी मेरी बात, तेरे को समझ आने लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि सेल दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। सबसे पहले मैंने तुझे ये बताया कि नेचर में, नेचर मतलब हमारी प्रकृति में पहली कोशिका कैसे बनी होगी। तो सेल बनाने का, सेल का सिंपल मतलब होता है एक तरह का चैम्बर। चैम्बर मतलब कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब एक ऐसी जगह जो बाहर की एनवायरनमेंट को अंदर से अलग करे। तो ये जो कंपार्टमेंट बना ना, ये किसका बना? मेम्ब्रेन का। अब ये मेम्ब्रेन क्या होती है? भित्ति कहते हैं जिसे, यस, कोशिका भित्ति, ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, ऐसे बोलते होंगे। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये किसकी बनी है? लिपिड की। लिपिड क्या होता है? लिपिड ऑयल मान ले, वो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग कर सकता है, क्योंकि बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है भाई। कोई ऐसी चीज जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक पानी को सेपरेट कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्योंकि पानी को रिपेल करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। तो ऐसे हमने क्या बना दी? कोशिका बना दी। अब कोशिका के अंदर क्या चल रहा है? केमिकल रिएक्शन। उन केमिकल रिएक्शन को इवॉल्व करने में, लाने में लाखों साल लग गए। तो हमें क्या हर सेल बनाने में लाखों साल लगाए? नहीं। तो उसके लिए हमने एक ऐसा चीज ले आए जिसे डीएनए कहते हैं। उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है कि कौन से केमिकल रिएक्शन कराने। तो डीएनए तो सारे कोशिका में होना चाहिए। क्लियर है बेटा? यस, ठीक है। हाँ यादव, सही है बेटा। राहुल आवाज तेज कर ले। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं सुन ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि कोशिका सेल दो तरीके के थे। एक जो सबसे पहले आए वो प्रोकैरियोटिक थे। उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में मिलता था। उनके अंदर चैम्बर के अंदर कोई चैम्बर नहीं था। चैम्बर के अंदर, चैम्बर समझ में आता है? जैसे ये कंपार्टमेंट है, तो इसके अंदर एक और ये कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट क्या, इनको ऑर्गेनल कह रहे हैं। जैसे मान लो इसको ईआर कह दिया, तो ईआर कुछ नहीं होता, ऐसा मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये मेम्ब्रेन है ना, ऐसे मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर अलग रिएक्शन होता है, बाहर अलग रिएक्शन होता है। इसे ही हम ऑर्गेनल कहते हैं। कौन सी ऑर्गेनल? मेम्ब्रेन बाउंड। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहां मिलती है? यूकैरियोटिक सेल में। हमारे अंदर कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक है। समझो ध्यान से। तो टाइप ऑफ सेल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। समझ आ रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, पर एक बेसिक आइडिया लग गया। चाहे सेल कोई भी हो, उसमें मेम्ब्रेन होगी, उसमें केमिकल रिएक्शन होंगे, उसमें साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म मेनली पानी होता है, क्योंकि वो मीडियम की तरह काम करता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा?
क्या इसमें साइटोप्लाज्म होगा? हाँ सर, साइटोप्लाज्म क्यों नहीं होगा भाई? साइटोप्लाज्म में मेनली क्या होगा हमारे पास? साइटोप्लाज्म में मेनली पानी होगा। यस सर, ठीक है। साइटोप्लाज्म में मेनली क्या होगा हमारे पास? पानी होगा। और ये जो ऑर्गेनल्स है ना, ये सब ऑर्गेनल है बेटा, इनके बाहर क्या है? मेम्ब्रेन है। ये कैसी है? मेम्ब्रेन बाउंड। नोट करो, आगे चलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा हूं, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा हूं जल्दी। विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर राइबोसोम है। यस बच्चे, मेम्ब्रेन बाउंड क्यों नहीं होता? मैं तेरे को उदाहरण देता हूं। जैसे मान ले तू अभी मान ले एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, तो तू जब हॉस्टल लेगा तो क्या उसमें एसी भी लगा लेगा, गेस्ट रूम बना लेगा? ऐसा तो नहीं है ना। बेसिक नीड पूरी करेगा ना पहले। सर टेबल होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, पंखा होना चाहिए आराम से। ऐसे ही जब कोशिका बनी, उसने बेसिक नीड पूरी करी। जब वो और बेटर हुई तो उसने सारी नीड पूरी करी, उसने वो अलग अलग जगह बनाई। समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बोल, ये समझ पा रहा है? तो इसलिए पहले ये वाला सेल आया होगा, फिर इवॉल्व होके ये वाले बने होंगे। इसमें इसमें क्या फर्क है? ये वो सेल है जिसमें सारे केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में चलते हैं। यहां वो कोशिकाएं हैं जिसका आकार बड़ा है, प्लस इसमें क्या है? रिएक्शंस के लिए अलग अलग लोकेशन बना दिए, अलग अलग जगह बना दिए, जिसे ऑर्गेनल कह रहे हैं। वर्षा बेटा, कौन से डाउट तेरे सॉल्व नहीं हो रहे? कौन से डाउट्स? ऑर्गेनल्स के अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है। मैं तेरे को साइटोप्लाज्म वर्ड नहीं करूंगा। इसके अंदर क्या मीडियम होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। व्हाट इज मीडियम? मीडियम मतलब पानी तो होगा सब जगह, क्योंकि सब जगह केमिकल रिएक्शन चल रहा है वो पानी में ही होता है। सही है? होंगे बेटा, क्यों नहीं होंगे? केमिकल रिएक्शन सब जगह होंगे। यहां भी केमिकल रिएक्शन होगा, यहां भी होगा। सर क्या यहां पानी मतलब साइटोप्लाज्म? बेटा यहां नाम नहीं देते साइटोप्लाज्म। यहां नाम क्या है? इसके अंदर की जगह जो मीडियम होगा, लिक्विड होगा। यहां भी लिक्विड होगा, पर यहां जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में है। यहां डीएनए एक अलग चैम्बर में, अलग कंपार्टमेंट में, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। क्या ये बैठ गया दिमाग में? लिख ले चलो बेटा। नहीं होते कुछ, गलत पढ़ा हुआ है तूने। ऑर्गेनल्स इज फ्री। फ्री का क्या मतलब है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री? मान लो मैं तुझे कहूं तू फ्री है, फ्री का मतलब होता है इधर उधर घूम रहा है। ऑर्गेनल सेल के अंदर है भाई। हाँ, यस। चलिए आ जाइए। आइए, सबसे पहले बेटा हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर रहे हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं जो आपको बताने वाला हूं। मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों को आप पता नहीं होते एग्जांपल्स। मैं एग्जांपल्स पहले बता रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल के। हाँ भाई, मैंने तेरे को कहा, ध्यान सुन, मैंने तेरे को कहा प्लास्टिक, तो कहा सर एग्जांपल बताओ। तो मैं तुझे क्या दिखाऊंगा? मैं कोई ऐसी चीज दिखाऊंगा ना जो प्लास्टिक की बनी हो। उदाहरण के लिए क्या बताऊंगा मैं? ये मैं कह रहा हूं प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? कोई केमिकल है, तो मैं उसका उदाहरण क्या दूंगा? कोई चीज दिखाऊंगा ना जो प्लास्टिक की बनी हो। तो मैंने तुझे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया, तो जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो प्रोकैरियोटिक सेल हो ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बोल बेटा, ये बात समझ में आ रही है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक बड़ा ग्रुप होता है, एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है, एक लार्ज ग्रुप होता है, उसका नाम बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया बेटा ध्यान से सुन, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से। बैक्टीरिया एक ग्रुप है, उसमें दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं। एक आते हैं ट्रू बैक्टीरिया, सच्चे बैक्टीरिया, जिनको हम नाम देते हैं यू बैक्टीरिया। फिर एक मेरे पास आ जाते हैं आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने, बैक्टीरिया में भी पुराने, उनको हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया शब्द का मतलब है कि उसके अंदर सेल्स कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक होगा। ट्रू बैक्टीरिया में मेरे पास ये सब एग्जांपल आते हैं। एक आता है ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया, एक आ जाता है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया,
एक आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बेटा एक ग्रुप है, एक मतलब प्रॉपर ग्रुप है। ये दोनों क्या है? ये दोनों तो जीनस हैं, सही है। ये प्रॉपरली क्या है बेटा? एक ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया। यस। उसके अलावा एक बैक्टीरिया आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या आ जाते हैं? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर, इनसाइड माइकोप्लाज्मा, हमारे पास पीपीएलओ आ जाता है। मैं आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल एक एग्जाम्पल है, मतलब एक तरीका है सेल का। सेल के उदाहरण दिखाने पड़ेंगे। तो सारे के सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। वो दो तरह के होते हैं, एक ट्रू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया। ये सारे ट्रू बैक्टीरिया हैं। ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है जिसका एक और नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी नाम होता है ये बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है बेटा। माइकोप्लाज्मा क्या है? ग्रुप है। उसके अंदर आते हैं पीपीएलओ। तो मुझे यह समझना है कि जब मैं आपको बोलूं प्रोकैरियोटिक सेल, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें कई तरह के बैक्टीरिया आते हैं, उनके ये नाम हैं। समझ आ रहा है? बोलो, समझ आ रहा है? आर्की बैक्टीरिया में एक ऐसा बैक्टीरिया जो मीथेन बनाता है, उसे कहते हैं मिथेनोजन। यस सर, वो सब क्या? अमीबा। अमीबा यूकैरियोटिक होता है। क्लियर है? यस। तो बहुत सारे बच्चे बेटा, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था कि सर बैक्टीरिया के नाम कौन से याद करने हैं। तो कुछ ये नाम है, ई कोलाई एक नाम है, लैक्टोबैसिलस नाम है। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप है बैक्टीरिया का, मतलब इसके अंदर आता है। जैसे किसी बड़े ग्रुप के अंदर ये बैक्टीरिया का ग्रुप है, इस बैक्टीरिया में ये साइनोबैक्टीरिया है। अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ग्रुप कौन सा है? सर ये बैक्टीरिया है। इसके अंदर क्या आ रहे हैं? सर साइनोबैक्टीरिया आ रहे हैं। अब साइनोबैक्टीरिया भी एक ग्रुप है, उसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं उसमें एक नोस्टॉक है। ऐसे समझ में आ रहा है तुझे कि नहीं? बता, बोल बेटा, ऐसे समझ में आ रहा है? अभी इतना ही बैक्टीरिया। पीपीएलओ का साइज क्या? रंजन गुप्ता बाद में बात करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, यस क्लियर है। पीपीएलओ बैक्टीरिया है बेटा, माइकोप्लाज्मा में आता है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। कह रहा है इनसाइड माइकोप्लाज्मा, मतलब माइकोप्लाज्मा ग्रुप है, तो हमारे पास पीपीएलओ आता है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म पीपीएलओ। प्लूरो, प्लूरो क्या होता है? लंग्स की लेयर होती है। निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लिख लो बेटा, नोट करो। पीपीएलओ इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बच्चे हमजा, टारगेट जो है ना आपका, हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से 3 दिन या 20 तारीख से स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर तरीके से, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। नोट कर लो, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं बेटा। जल्दी करो, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। एक बच्चा पूछ रहा है सर कैसा टारगेट? बच्चे आपको डेली काम देना पड़ेगा, आपने क्या काम करना है वो डेली देना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज, और उसके साथ साथ आपको फिर मेंटरशिप के बारे में बताना पड़ेगा, मतलब आपको गाइड करना पड़ेगा प्रॉपरली। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, अब कुछ सिर्फ इतना याद रखो कि हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। बस इतना याद रखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम एग्जांपल लिखेंगे। इट इन्वॉल्व बैक्टीरिया, जिसमें आएंगे क्या क्या? साइनोबैक्टीरिया, यस, उसके अलावा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, उसी में आता है पीपीएलओ।
कुछ और बैक्टीरिया के नाम, स्ट्रेप्टोकोकस। सर कितने याद करने हैं? 10-12 बैक्टीरिया में काम चल जाता है वैसे तो। ये हो गया। अब हम बात करते हैं साइज की। इधर देखो भाई, ध्यान से देखो। मान लो ये साइज 1 मीटर है, ठीक है, तो 10 की पावर -3 मीटर कितना होता है? सर 0.001 मीटर होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या लिखते हैं? मिलीमीटर लिखते हैं। इसी को हम क्या लिखते हैं? मिलीमीटर। साइज के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम यूनिट यूज करते हैं, कुछ यूनिट्स यूज करते हैं, उससे आप साइज कंपेयर कर सकते हैं। जब भी आपको कोई कहे कि साइज करना है, तो साइज हमेशा कंपेयर करने की कोशिश करो, नहीं तो याद नहीं होगा। अपने दिमाग में कोई साइज फिट करो, सर 1 मीटर इतना बड़ा होता है, उसके हिसाब से चीजें कंपेयर करो। तो बायो में जो हम यूनिट्स यूज करेंगे बायो में, वो कौन कौन सी होगी? सुन लो ध्यान से। सबसे पहली यूनिट है हमारे पास मिलीमीटर। मिलीमीटर होती है 10 की पावर -3 मीटर, इतना छोटा। एक यूनिट होती है म्यूएम, इसे कहते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या है बेटा? 10 की पावर -6 मीटर है। एक यूनिट होती है नैनोमीटर, वो होती है 10 की पावर -9 मीटर। और एक यूनिट होती है एंगस्ट्रॉन। ये 4 यूनिट यूज होती हैं बायो में। क्लियर है? 10 की पावर -10 मीटर। अगर कोई कोई सेल का साइज एक, ध्यान सुन, किसी चीज का साइज, ध्यान सुन, किसी चीज का साइज 1 माइक्रोमीटर है और किसी चीज का साइज 1 मिलीमीटर है, कौन बड़ा है भाई इसमें? माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, क्या बड़ा है? उन्नति मिश्रा, डाउट मैं सॉल्व करूंगा। क्लास में डाउट और डाउट टीचर से नहीं करा रहे हम क्लास के बाद अब डाउट बता रहे हैं। दिक्कत क्या है? तुम्हें ये नहीं पता सिलेक्ट कैसे होना है, सिर्फ बातें बनानी है। मैं पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं, क्लास में पढ़, इधर उधर बात नहीं करनी। नोट्स बना, डाउट क्लास में पूछ, मैं चैट में डाउट नहीं बता रहा हूं। बच्चे, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता कि तुम्हें हमें फॉलो करना है बस, और उसके बाद तुम्हारे मार्क्स ना आए तब बोलो। देख इधर ध्यान से सुन, मैं क्या बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं तुम कंपेयर करना सीखो। अच्छा मुझे एक चीज बताना, 1 मिलीमीटर 1 माइक्रोमीटर से कितना गुना बड़ा है? सब कितना फर्क है? ये है 10 की पावर -3, ये है 10 की पावर -6। कितना गुना बड़ा? 1000 टाइम। 3 जीरो का फर्क है ना, 1000 गुना बड़ा है। समझ पा रहे हो ये बात? समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो ये बताओ पहले। समझ पा रहे हो? यस, यस। इस तरीके से सोचना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक जो नॉर्मल नॉर्मल बैक्टीरिया का सेल होता है, नॉर्मल बैक्टीरियल सेल, वो हमारे पास कहीं पर 1 से 2 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है और कहीं पर लिखा है 3 से 5 माइक्रोमीटर। ये दोनों साइज ठीक है, बोथ साइज करेक्ट है। यस, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा, उसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, और जो पीपीएलओ है उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि बैक्टीरिया, एक नॉर्मल बैक्टीरिया से माइकोप्लाज्मा कितना गुना छोटा है? चलो इसको देख लेते हैं। मान लो एक बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर है और माइको पीपीएलओ 0.1 है, कितना गुना कम है? बताओ जल्दी से। 10 गुना। यस, 10 टाइम छोटा है। आप सोच रहे हो 10 गुना कम है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ ये हमारे पास स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। किसी नॉर्मल बैक्टीरिया का सेल, नॉर्मल बैक्टीरिया के सेल के साइज से 10 गुना छोटा होता है। ये हमारे पास सबसे छोटे सेल होते हैं। अगर मैं किसी यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो वो 15 से 20 माइक्रोमीटर होता है, तो अच्छा खासा साइज है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो ये हो गया हमारे पास साइज की बात। अब सुनना ध्यान से बेटा, अब सुनना। हमारे पास, हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं शेप की। ये लिख लो, ये साइज हो गया, एग्जांपल हो गया, साइज हो गया। हम बात करते हैं शेप की। इधर देखें बेटा, शेप क्या है?
देखो मैं आपसे पूछता हूं, स्किन सेल देखा आपने अपना, या मसल, सुनो, न्यूरॉन की क्या शेप होती है सर? ऐसी, इस तरीके की न्यूरॉन की शेप होती है, नहीं? यस। तो ऐसे क्या मुझे बैक्टीरिया की कौन सी शेप मिलती है? ध्यान सुनेंगे। आपके पास क्या होती है बेटा, हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया की 4 टाइप की शेप आपको, मेन शेप आपको दिखती है बैक्टीरिया में, मेन शेप दिखती है। इधर देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास स्फेरिकल, गोल जैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होगा, मतलब ऐसा गोल जैसा होगा, इसको कोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोकस। दूसरा, अगर रॉड शेप का होगा, रॉड ऐसी होती है बेटा, इसको कहते हैं बेसिलस। तीसरा, हमारे पास कॉमा शेप का होगा, इसको कहते हैं विब्रियो। फिर हमारे पास क्या होता है? स्पाइरल। स्पाइरल क्या होता है बेटा? आपने कभी देखा होगा कि हम किसी चीज को ऐसे घुमा देते हैं, उसे स्पाइरल कहते हैं। तो वो मुझे कुछ इस तरीके का दिखता है। अच्छा, स्पाइरल में खासकर दोनों तरफ ऐसे एक धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। यस। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? स्पीरिलियम। क्या बोलेंगे? स्पीरिलियम। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पॉइंट्स ये ध्यान रखने हैं कि जो कोकस शब्द है, कोकस होता है एक के लिए, एक के लिए। अगर मैनी कोकस होंगे तो उसको कोकाई बोलेंगे, मैनी। मैनी का मतलब होता है प्लूरल, एक आम, मैनी आम, ऐसे करके। ऐसी बेसिलस, बेसिलस का प्लूरल क्या है? बेसिलाई। प्लूरल समझ में आता है? ये सिंगल है बेटा, ये प्लूरल है। ऐसे ही विब्रियो के लिए, ये यहां आएगा विब्रियम, विब्रियम, इसका प्लूरल आएगा विब्रियो। विब्रियो मतलब मैनी, प्लूरल मतलब बहुत सारे, इसका आएगा स्पिरिलिया। यस, इसका मतलब मैनी। मैनी मतलब जैसे कई, ये सिंगल कोकस है ये देख, और बहुत सारे कोकस हैं, तो उसके लिए क्या लिख रहे हैं? मैनी, कोकाई लिख रहे हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? दूसरा बेटा, नोट, नोट, मोस्ट कॉमन शेप, मोस्ट कॉमन शेप कौन सी है? बता जल्दी से। मोस्ट कॉमन शेप इसमें से बेसिलस होती है, मैक्सिमम बैक्टीरिया की। मैक्सिमम बैक्टीरिया की शेप कौन सी होती है? बेसिलस। अब ध्यान से सुने बेटा, ध्यान सुनेंगे। कुछ मैं फीचर्स लिख रहा हूं बैक्टीरिया के, सम फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जो आपको दिमाग में रखने हैं। पहला, पहला फीचर, साइज स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, स्मॉल साइज है। दूसरा, मल्टीप्लाई फास्टर, फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल से फास्ट मल्टीप्लाई करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका साइज छोटा है, यूकैरियोटिक सेल से फास्ट मल्टी, कुछ फीचर है इसके। तीसरा, तीसरा, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सेम है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल सेम है, सेम है। क्या अलग है? डिफरेंट। क्या अलग है? डिफरेंट इज शेप एंड फंक्शन। क्या मतलब हुआ? मेरी बात सुनेंगे। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यस और नो? हां सर। डीएनए साइटोप्लाज्म में है। यस, डीएनए साइटोप्लाज्म में है। राइबोसोम है, प्रेजेंट है।
यस। तो एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सेम है, मतलब प्रोक्रियोटिक का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सेम है, पर वो अलग किस में है? शेप और फंक्शन में। क्या आपको समझ में आ रही है? क्या आपको समझ में आ रही है? बेटा शेख सीफा, अगर आप मेरी बात समझ पाए तो आपको ये चीज समझ में आएगी। हम कहीं ना कहीं ये भी फील करते हैं कि जैसे मान लो गौरव सर से जो है वो हम अभी कुछ 12th और कुछ ऑफलाइन के बैचेस उन्होंने ले लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को नहीं समझते, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा हमारी भी एक लिमिटेशन है। अभी एसीपी सर करा रहे हैं 11th का 12th का, तो वो चीज आपको देखते हैं, है ना, परेशान ना हो। और कहीं ना कहीं बेटा हम लोग वो भी करेंगे, क्या नाम है, आपको यूवाईटी पर भी कुछ कुछ चीजें वहां पे करा रहे होंगे। आज ये नोट करो जल्दी से। भाई तेरे दिमाग में प्रोक्रियोटिक सेल बैठ रहा है, एक मेम्ब्रेन है, डीएनए साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम है साइटोप्लाज्म में। अब तुझे ये देखना है कि और कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। ये समझ में आ रहा है? प्रोक्रियोटिक सेल में सबसे पहले एग्जांपल याद हो गया, प्रोक्रियोटिक सेल का सीधा मतलब बैक्टीरिया, उसके कुछ उदाहरण है। दूसरा आपको साइज याद रखना है, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में कितने का फर्क है? 1000 गुना का। माइक्रोमीटर और मिलीमीटर में कितने का? 1000 गुना का फर्क है। क्लियर है? यस यस। अब हमने ये पहले नोट कर जल्दी से। अब हमने बोला कि चार मेन शेप है। सिंगल को कहते हैं कोकस, बहुत सारे होंगे तो कोकाई। सिंगल को बेसिलस, बहुत सारे बेसिलाई। अब हम ये कह रहे हैं कि कुछ फीचर है प्रोक्रियोटिक सेल के जिसकी हम बात करते हैं। पहला, इनका आकार छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल से। बताता हूं कैसे। जैसे प्रोक्रियोटिक का क्या साइज है बता देते हैं। प्रोक्रियोटिक हम लिख देते हैं 1 से 2 माइक्रोमीटर है मान लो, और यूक्रियोटिक हम लिख देते हैं 10 से 20। कौन बड़ा है बता? 10 से 20 माइक्रोमीटर में कौन बड़ा है सर? प्रोक्रियोटिक छोटा है। ये मल्टीप्लाई करते हैं फास्ट, मतलब तेज डिवाइड करते हैं किसके कंपैरिजन में? यूकैरियोटिक्स के। बेसिक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन होना, ये सब होना सब में है। कहां अलग है उनकी? शेप और फंक्शन। देख रहा है, शेप अलग है और उसके हिसाब से काम अलग है। क्लियर है? सही है? सूरज मैंने रिपीट कर दिया बेटा। शेप, साइज एंड फंक्शन कह सकते हैं बेटा। मेरी बात सुन, साइज लगभग एक एवरेज साइज दे दिया है, शेप और फंक्शन लिखेंगे। नोट कर जल्दी से, आगे चल रहे हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? स्वामी विश्वास मेल कर बेटा, मैं इसके लिए देखता हूं। ये वाली स्लाइड लिख ली सबने? अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या प्रोक्रियोटिक सेल में सिर्फ मेम्ब्रेन और क्या सिर्फ इतनी चीजें होती हैं कि और कुछ भी होता है? क्या हमें जानना चाहिए? तो एक प्रोक्रियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, जल्दी लिख लो। चलो बेटा, नोट करने के लिए टाइम दे तो रहा हूं, तो अब मैं कितना टाइम दूंगा तुझे बता। थोड़ा जल्दी तो लिखना ही पड़ेगा ना तुझे आज।
चलिए लिख लिया, आगे चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपने लिख लिया, आगे चल रहे हैं बेटा, जल्दी से आओ। फोकस फोकस फोकस। अब आगे आ जाओ। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाया, ध्यान से देखेंगे सारे। जो मैं बनाऊंगा उसको ध्यान से देखना आपने। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल आपके लिए फ्रेश एक ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सारे बच्चे मेरे साथ बनाएंगे, और जिन्होंने नहीं बनाना, बना रखा है पहले से, वो ना बनाए। देख इधर देख ध्यान से। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन दिख रही है तुझे? ठीक है सर। क्या सर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है? नहीं, उसके बाहर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल बोलते हैं। तो इसके बाहर एक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। देख रहे, दो स्ट्रक्चर हो गए। और उसके बाहर एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यार सेल मेम्ब्रेन तो सब में थी, पर कुछ लेयर्स और आ गई हैं। जैसे समझ इस बात को, जैसे समझ, ये सबसे पहली लेयर है, इसको सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, अंदर है ये। तो सेल मेम्ब्रेन तो सारे सेल्स में होती है, पर उसके अलावा बाहर मेरे पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर में मेरे पास सेल वॉल होती है। ये तीन लेयर हैं। देखो ये सब में होगी, ये दोनों कुछ कुछ सेल्स में होगी, खासकर ये वाली सारे सेल्स में नहीं होती। सेल वॉल लगभग सारे सेल में होती है, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती, पर सेल मेम्ब्रेन सब में होती है। तो पहला क्वेश्चन जो नीट में बनेगा, मान लो नीट में बनेगा, वो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। देख क्या बनेगा क्वेश्चन, ये बनेगा प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। एक क्वेश्चन ये बन गया। उसमें मैंने ऑप्शन लिख दिया सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन। दूसरा ऑप्शन में मैंने लिख दिया सेल मेम्ब्रेन प्लस ग्लाइकोकैलिक्स। तीसरे ऑप्शन में लिख दिया मैंने डीएनए प्लस सेल मेम्ब्रेन। और फोर्थ में मैंने लिख दिया ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ? क्या ऐसा है जो सारे प्रोकैरियोटिक सेल में होगा? सी आएगा ऑप्शन में, सी आएगा। तो हम एक प्रोकैरियोटिक सेल बना रहे हैं, तो बेटा मेरी बात सुन ध्यान से। तो मैं जब भी ड्रॉ करूंगा, मैं वो सारी चीजें बनाऊंगा जो जो किसी भी सेल में हो सकती है। तो सबसे बार ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। ये वो है जो सारे सेल्स में होगी। इन तीनों को मिलाकर, क्योंकि ये कवर है, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, सेल एनवलप। सेल एनवलप नाम से एक वर्ड यूज करते हैं। कोई डाउट है? मेरी बात सुन, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? ये तीनों लेयर बतानी इसलिए जरूरी है कि क्या मैक्सिमम होता है, हम ये पढ़ा रहे हैं। हम आज आपको ये जो चित्र पढ़ा रहे हैं, डायग्राम पढ़ा रहे हैं, इसमें ये पढ़ा रहे हैं कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मैक्सिमम पॉसिबल है, उसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम की नहीं। मैक्सिमम क्या पॉसिबल है? मेरी बात समझ में आ रही है? आ जाओ, ये तीनों लेयर बना दी। अब इसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जो ऐसे सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है।
क्या आवाज आ रही है अब? ओहो, अब आ रही है। बेटा ये जो आवाज है ना, जब तुम पढ़ोगे तो अचानक से गायब हो जाती है, तुम्हारे मन की आवाज। ऐसा होता है तुम्हारे साथ, कई बार तुम्हारे अंदर की आवाजें आनी बंद हो जाती है, तुम बाहर की आवाज सुन रहे होते हो। आज कौन सी ड्रेस पहननी है, आज किस फोन को लेना है, आज कौन सी मूवी देखनी है, बाहर की आवाजें हैं। अंदर की आवाज का मतलब होता है आज क्या रिवाइज करना है, आज मैंने कितना पढ़ा, ये अंदर की आवाजें सुनना। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, आ जाओ तर देखते हैं हमसे। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये तीन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेल एनवलप। हमने देखा कि सेल की सतह पर एक होता है फ्लैजिला, जिसके तीन पार्ट हैं। इसको कहते हैं बेसल बॉडी, इसको कहते हैं हुक, इसको कहते हैं फिलामेंट। इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां से लेकर यहां तक, इसको हम फ्लैजिला कहते हैं। इसके बाद ये धागे जैसा, इसको फिम्ब्रियाई कहते हैं। ऐसा ट्यूब जैसा, ये देखिए ट्यूब जैसा, इसको पिलाई कहते हैं। तो फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई, ये सतह पे इन्हें सरफेस स्ट्रक्चर कह रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? ये वो स्ट्रक्चर हैं जो जो मैक्सिमम स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये जो ट्यूब जैसा मैंने बताया ना, ये मैक्सिमम स्ट्रक्चर पॉसिबल है मेरे पास। अब हम आगे जाते हैं। आगे जाकर हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेरे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड होकर ऐसे बहुत सारे काम परफॉर्म करती है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मीजोजोम। क्या नाम देंगे? मीजोजोम, है ना। ये काम, ये देख बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये फोल्ड होके सतह बढ़ा रही है किसी काम को करने के लिए। जैसे याद कर, तूने कभी पढ़ा था विलाई, सरफेस एरिया बढ़ाता है। अब ये मेम्ब्रेन काफी काम करना चाहती है, पर ये मेम्ब्रेन की सतह लिमिटेड है। तो उसने क्या किया, फोल्ड हो गया ऐसे और एक स्ट्रक्चर बनाया मीजोजोम। तो क्या मीजोजोम सारी कोशिकाओं में होता? नहीं। क्लियर है? ऐसी एक स्ट्रक्चर और होता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर और होता है जिसपे पिगमेंट अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं? पिगमेंट। और वो उसी बैक्टीरिया